कहानी है शिवपुर की। उस शहर की जहां खाकी वर्दी अब एक ढाल नहीं, बल्कि वसूली का औजार बन चुकी थी। हिंडन चौक हो या कोई भी पुलिस चेक पोस्ट, हर जगह खाकी वर्दी में तैनात पुलिसकर्मियों की अजीब सी हलचल रहती थी। यह किसी अपराधी को पकड़ने की नहीं, बल्कि उस अवैध वसूली को अंजाम देने की हलचल थी, जो महीनों से सिस्टम का हिस्सा बन चुकी थी। हर ट्रक वाले, हर ऑटो वाले, हर गाड़ी वाले को रोजाना डरा धमकाकर खर्चा देना पड़ता था, और यह रकम देखते ही देखते लाखों में पहुंच जाती थी। पुलिस वाले भी इसे अपना रोज का काम मान चुके थे, जैसे यह उनकी ड्यूटी का ही हिस्सा हो। यहाँ कुछ अतिरिक्त वर्णन जोड़ते हैं, जिससे कहानी की लंबाई बढ़ेगी। शाम ढलते ही इन चौराहों पर एक अनकहा नियम लागू हो जाता था। ट्रकें लंबी कतारों में खड़ी हो जाती थीं, और ट्रक के कागज जांचने के नाम पर खुलेआम सौदेबाजी चलती थी। ड्राइवरों के चेहरे पर थकान और लाचारी साफ दिखती थी। यह दृश्य सिर्फ एक चौक का नहीं, बल्कि पूरे शिवपुर की आत्मा पर पड़ा एक काला धब्बा था। लेकिन कहानी में मोड़ तब आया, जब इसी शहर में एक तेज तर्रार और अपनी ईमानदारी के लिए मशहूर पुलिस अधीक्षक किरण गुप्ता की पोस्टिंग हुई। किरण का नाम सुनते ही बड़े बौड़दहे अफसरों के पसीने छूट जाते थे। उनके कड़े फैसलों और बेबाक कार्यशैली के लिए वह पहले ही कई जिलों में चर्चा का विषय बन चुकी थीं। शिवपुर आने के कुछ दिनों तक किरण ने दूर से ही इस सड़े हुए सिस्टम को समझा। वह जानती थीं कि सबूत इकट्ठा करना आसान नहीं होगा, क्योंकि पुलिस की अपनी टीम इस गंदे खेल में शामिल थी, और जो इक्का दुक्का ईमानदार थे, वे चुप रहकर अपनी नौकरी बचाने में ही भलाई समझते थे। किरण ने महसूस किया कि इस दीवार को तोड़ने के लिए उन्हें खुद ही भीतर घुसना होगा। इसी सोच के साथ उन्होंने एक ऐसी योजना बनाई, जिसे सुनकर उनके करीबी भी हैरान रह गए। उन्होंने खुद ही आम नागरिक के वेश में जाकर इस वसूली रैकेट का सच पकड़ने का फैसला किया। कहानी में विस्तार देते हुए उन्होंने अपनी सबसे भरोसेमंद महिला कांस्टेबल को बुलाया, उसे अपनी योजना बताई और सुनिश्चित किया कि उनके इस ऑपरेशन की भनक किसी को न लगे, यहां तक कि उनके सुरक्षा गार्ड्स को भी नहीं। उन्होंने योजना में हर छोटी से छोटी बात का ध्यान रखा, जैसे कि उन्हें किस तरह के कपड़े पहनने हैं, बाल कैसे छिपाने हैं और कहां-कहां से गुजरना है। योजना के अनुसार एक दिन सुबह सुबह, जब सूरज भी पूरी तरह नहीं निकला था, किरण ने सादे कपड़े पहने। बालों को एक पुराने, साधारण से दुपट्टे से अच्छी तरह ढक लिया और एक आम ग्रामीण महिला की तरह दिखाई देने लगीं। उनके पास एक पुराना थैला था, जिसमें उन्होंने कुछ कागज, पानी की एक बोतल और एक छोटा सा मोबाइल फोन बहुत सावधानी से छिपाकर रखा था। उस मोबाइल का कैमरा इस तरह सेट किया गया था कि वह थैले के छेद से सब कुछ रिकॉर्ड कर सके। धीरे धीरे चलती हुई वह उस बदनाम इलाके में पहुंची, जहां रोजाना की वसूली की सबसे ज्यादा शिकायतें आती थीं। रास्ते में उन्होंने देखा कि किस तरह एक एक ट्रक को रोका जाता था, कैसे ड्राइवर से पैसे लिए जाते थे और फिर उन्हें आगे बढ़ने दिया जाता था। किरण ने अपने मोबाइल से बहुत धीमी गति से चलते हुए यह सारे दृश्य रिकॉर्ड करने शुरू किए। उनकी नजरें सब पर थीं, लेकिन उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। सिर्फ बाजार जाती एक साधारण महिला की चुप्पी थी। वह आगे बढ़ीं, लेकिन तभी एक हवलदार ने उन्हें घूरते हुए देखा। उसकी आंखों में संदेह था, क्योंकि उस इलाके में उस समय किसी साधारण महिला का अकेले घूमना असामान्य था। हवलदार ने लपक कर उनके पास आकर रूखेपन से पूछा, "कहां जा रही हो? यह इलाका ऐसे ही घूमने की जगह नहीं है।" किरण ने चुपचाप, सहमी हुई आवाज में जवाब दिया, "भैया, बस ऐसे ही बाजार जा रही हूं।" लेकिन हवलदार ने शक भरी नजरों से उन्हें देखा और बोला, "यह बैग दिखाओ।" किरण ने बिना किसी बहस के बैग आगे कर दिया। तभी वहां पास खड़ा एक और कांस्टेबल बोला, "अरे छोड़ो, ये तो इधर उधर ताक झांक कर रही है। पक्का कोई पत्रकार होगी या शिकायत करने आई है।" यह सुनते ही दोनों सिपाही अब और भी आक्रामक हो गए। एक सिपाही ने झटके से उनका हाथ पकड़ा और खींचते हुए कहा, "चलो थाने, वहीं बात होगी।" किरण ने एक झटका देकर हाथ छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने और जोर से पकड़ लिया।
किरण का गुस्सा अंदर ही अंदर उबल रहा था, लेकिन उन्होंने अपनी आवाज को सख्त करते हुए कहा, आप लोग हाथ मत लगाइए। लेकिन उनकी बात का उल्टा असर हुआ। लवलेश राइडर अप 71 राइडर जोर से धक्का दिया, जिससे वह लड़खड़ाकर सड़क किनारे जा गिरी। आसपास के कुछ लोग रुककर तमाशा देखने लगे, लेकिन किसी ने भी आगे आकर पुलिस को रोकने की हिम्मत नहीं की। हवलदार ने अकड़ते हुए कहा, हमको अपनी ड्यूटी पता है, अब ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश मत करो। तभी एक और ट्रक आकर रुका और सिपाही पैसे लेने में व्यस्त हो गए। किरण ने मौके का फायदा उठाकर जमीन पर गिरी हुई हालत में भी फिर से रिकॉर्डिंग शुरू कर दी, जिससे उनके खिलाफ सीधा सबूत इकट्ठा हो सके। लेकिन उसी समय एक कांस्टेबल ने उन्हें देख लिया और वह उनका मोबाइल छीनने के लिए झपटा। यह क्या कर रही हो? रिकॉर्ड कर रही हो? अब तो पक्का अंदर करूंगा, उसने गुस्से में कहा और उनका मोबाइल जमीन पर पटक दिया। मोबाइल का कवर टूट गया, लेकिन रिकॉर्डिंग चालू रही। किरण का सब्र अब जवाब दे रहा था। उनका गुस्सा अंदर ही अंदर भड़क रहा था, लेकिन वह जानती थीं कि अगर अभी सच सामने आ गया तो ऑन ऑपरेशन अधूरा रह जाएगा। तभी वहां उस इलाके का प्रभारी आया। उसने आते ही पूछा, कौन है यह और क्यों हंगामा कर रही है? हवलदार ने हंसते हुए कहा, साहब, पक्का पत्रकार है या फिर कोई एनजीओ वाली फोटो खींच रही थी। प्रभारी ने उनकी ओर देखा और बिना कुछ पूछे एक जोरदार थप्पड़ उनके गाल पर जड़ दिया। आसपास के लोग सहम गए। प्रभारी ने कहा, हमारे इलाके में घुसकर सबूत इकट्ठा करेगी, तुझे दिखाता हूं। जैसे ही वह पीछे हटने लगीं, एक सिपाही ने फिर से उनका दुपट्टा खींच लिया और कहा, बहुत चालाकी दिखा रही है, अब तो थाने चलना पड़ेगा। किरण ने दुपट्टा कसकर पकड़ा, लेकिन खींचतान में उनके बाल बिखर गए और उनका चेहरा साफ दिखाई देने लगा। कुछ सेकंड के लिए वहां खामोशी छा गई। एक सिपाही ने ध्यान से देखा और अविश्वास में कहा, अरे, ये तो। बाकी के पुलिस वाले भी सकते में आ गए। कुछ ने पहचान लिया था कि यह वही आईपीएस किरण गुप्ता हैं, जिनका नाम सुनकर बड़े बड़े अफसर सावधान हो जाते थे। किरण ने उनकी आंखों में सीधे देखते हुए कहा। उनकी आवाज में बर्फ जैसी ठंडक थी। अब पहचान में आई हूं तो सुन लो, आज का दिन तुम लोगों का आखिरी दिन है इस वसूली के धंधे में। उनकी आवाज में ऐसा तेज था कि आसपास खड़े लोग भी सिहर गए। प्रभारी ने तुरंत संभलते हुए कहा, मैडम, हम तो बस एक गलतफहमी हो गई थी, हमें पता नहीं था कि आप। इससे पहले कि वह अपनी सफाई देता, किरण ने जेब से वायरलेस निकाला और कंट्रोल रूम को एक छोटा लेकिन कड़ा संदेश भेजा। अभी और इसी समय यहां रेड डालो, मैंने लाइव सबूत जुटाए हैं। कंट्रोल रूम में किरण का संदेश मिलते ही शहर भर में तैनात स्पेशल टीम अलर्ट हो गई। कुछ ही मिनटों में 2 जीप और एक वैन सायरन बजाते हुए उस इलाके में पहुंची। पुलिसकर्मी, जो अब से कुछ मिनट पहले तक बेखौफ खड़े होकर वसूली कर रहे थे, अचानक भाग दौड़ करने लगे। कई ने मौके से दूर हटने की कोशिश की, लेकिन किरण की पैनी नजर से कोई बच नहीं सका। उन्होंने आते ही आदेश दिया, सबको वहीं रोक दो, कोई भी बाहर नहीं जाएगा। आसपास खड़े लोग, जो अब तक चुप थे, धीरे धीरे आगे आकर गिरफ्तार कर लिए अपने गए। मोबाइल। इनके पास से मिले दस्तावेजों में कई राजनैतिक नेताओं के नाम भी थे। यह देखकर किरण समझ गईं कि अब खेल अपने अंतिम और सबसे खतरनाक दौर में है। उन्होंने फैसला किया कि इन नामों को छुपाना अब जनता के साथ धोखा होगा। उसी शाम उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और सार्वजनिक रूप से उन नेताओं के नाम पुकारकर सुनाए जो इस रैकेट में शामिल थे। यह था एक साहसिक कदम था। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद माहौल गर्म हो गया। लोग सड़कों पर उतरकर नारे लगाने लगे, किरण, तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। यह देख किरण को यकीन हो गया कि उनका कदम सही दिशा में है। पर उसी रात एक घटना ने सबको हिला दिया। थाने के बाहर 2 बाइक सवारों ने अचानक फायरिंग कर दी। गोलियां दीवार में लगीं, लेकिन संदेश साफ था। किरण ने तुरंत अगले दिन से अपनी सुरक्षा 3 गुना कर दी और टीम को आदेश दिया
कि इस हमले के पीछे किसका हाथ है, पता लगाया जाए। 48 घंटे के भीतर जांच में पता चला कि यह हमला उन्हीं नेताओं के कहने पर हुआ था जिनका नाम किरण ने सार्वजनिक किया था। यह सबूत मिलने के बाद किरण ने बिना देर किए गिरफ्तारी के वारंट जारी करवाए। अगले दिन सुबह होते होते शहर में अलग अलग जगहों पर छापेमारी शुरू हो गई और 2 बड़े नेताओं को उनके घर से गिरफ्तार कर लिया गया। यह घटना पूरे राज्य में चर्चा का विषय बन गई। मीडिया ने इसे सदी की सबसे बड़ी भ्रष्टाचार विरोधी कार्यवाही का नाम दिया। किरण जानती थीं कि अभी लड़ाई खत्म नहीं हुई है। अब मामला अदालत में जाएगा और वहां भी ताकत और पैसे का खेल चलने वाला है। किरण अपनी टीम के साथ सुबह सुबह ही कोर्ट पहुंची। कोर्ट के बाहर माहौल गर्म था। पुलिस बैरिकेड्स के पास नारेबाजी हो रही थी। कुछ लोग किरण दीदी जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे तो कुछ किरण मुर्दाबाद चिल्ला रहे थे। किरण ने भीड़ पर नजर डाली। उनकी आंखों में न डर था न गुस्सा, बस दृढ़ संकल्प था। कोर्ट रूम में माहौल तनावपूर्ण था। नेताओं के वकील बेहद चालाकी से केस को मोड़ने की कोशिश कर रहे थे। कभी सबूतों पर सवाल उठाना, कभी गिरफ्तारी की प्रक्रिया को अवैध बताना। लेकिन किरण ने हर सवाल का जवाब ठोस दस्तावेज और गवाहों के बयान से दिया। उन्होंने अदालत को वह सीसीटीवी फुटेज भी दिखाई जिसमें स्पष्ट रूप से वसूली की रकम इन नेताओं तक पहुंचती हुई दिख रही थी। जज ने सबूतों को बेहद गंभीरता से सुना और दोपहर तक फैसला सुनाया। अदालत आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज देगी और मामले की सुनवाई तेजी से की जाएगी। यह फैसला सुनते ही कोर्ट के बाहर अफरा तफरी मच गई। नेताओं के समर्थक उग्र हो गए और पुलिस पर पथराव करने लगे। किरण की टीम ने तुरंत कंट्रोल संभाला और लाठीचार्ज करके भीड़ को तितर-बितर कर दिया। लेकिन इस घटना ने साफ कर दिया कि अब विरोधी सिर्फ कानूनी लड़ाई नहीं लड़ेंगे, बल्कि सड़क पर भी हिंसा फैलाने की कोशिश करेंगे। अगले 3 दिन तक किरण और उनकी टीम नकली पहचान बनाकर उन ठिकानों तक पहुंची जहां नेताओं के खास लोग छुपे हुए थे। वहां से उन्हें कई चौंकाने वाले दस्तावेज और एक हार्ड ड्राइव मिली जिसमें करोड़ों की अवैध रकम के डिजिटल रिकॉर्ड थे। और यह रिकॉर्ड न सिर्फ शहर बल्कि पड़ोसी राज्यों तक फैले नेटवर्क को उजागर करते थे। यह सबूत किरण के लिए सोने पर सुहागा थे। उन्होंने तय किया कि इसे सीधे राज्यपाल और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तक पहुंचाया जाएगा ताकि किसी भी राजनीतिक दबाव का असर न हो सके। लेकिन जैसे ही उन्होंने यह कदम उठाने की योजना बनाई, उसी रात उनके घर के बाहर गोलियों की आवाज गूंजी। सुरक्षा कर्मियों ने तुरंत जवाबी कार्यवाही की और हमलावर भाग गए। कुछ ही मिनटों में गेट तोड़ दिया गया और किरण अपने दस्ते के साथ अंदर दाखिल हो गई। अंदर का नजारा किसी अपराधी साम्राज्य के मुख्यालय जैसा था। सोने की मूर्तियां, नोटों के ढेर, शराब की महंगी बोतलें और हथियारों का जखीरा। लेकिन किरण की नजर सिर्फ उस एक शख्स को ढूंढ रही थी। तभी एक कमरे से आवाज आई, किरण गुप्ता, तुम यहां तक पहुंच गईं। लगता है तुम्हें अपनी जान की परवाह नहीं। किरण ने धीरे धीरे कमरे का दरवाजा खोला और सामने वही शख्स था। मध्यम उम्र, सफेद कुर्ता, लेकिन आंखों में अहंकार की चमक। उसने हंसते हुए कहा, तुम सोचती हो कि मुझे पकड़कर सब खत्म कर दोगी? मेरे जैसे 100 लोग और हैं। किरण ने बिना एक शब्द बोले हथकड़ी उसके हाथों में डाल दी और कहा, 100 नहीं, 1000 भी होंगे तो एक एक को पकड़ूंगी। उसकी गिरफ्तारी के साथ ही बाकी ठिकानों पर भी सब